पता तो चले कि आखिर ऐसी कौन सी तबाहकारी इस चैनल ने मचाई है जिसकी वजह से ये पाबंदी आयद की गई। और फिर सबसे बड़ी बात ये, आज आप किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में जाके पूछें, गरीब से, अमीर से, मुतवसत तबके से, हर शख्स इस बात की गवाही देगा कि बोल न्यूज पर गरीब की आवाज उठाई जा रही। इस आवाज को बंद कर देना तो कोई वो नहीं उसका। उन्होंने पिछले 4 महीने में पाकिस्तानी कौम का मिजाज देख लिया, लोगों के जज्बात देख लिए। एक माँ जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज उसकी औलाद होती है, जब अपने बच्चों को लेकर रात के 3 बजे डी चौक पहुंच सकती है। हम उस वक्त सरप्राइज हुए मीडिया बॉक्स में बैठे थे जब हसनैन अपने तीसरे ओवर के अंदर तकरीबन 14 रन कंसीड करके जा रहा था, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल था। उसको फिर आखिरी ओवर दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सबसे अहम मसला है वो है सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से। लेकिन आफरीन है कि ये हुकूमत मदद करने वाले हर रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही होती है। एक तो कोई मैकेनिज़्म हुकूमत की जानिब से हमें नज़र नहीं आया है कि हेलीकॉप्टर पर वज़ीर आज़म दौरे कर रहे हैं, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला सिंध भी नज़र आए हैं, ऐलानात हो गए, लोगों से मिल लिया, फ़ोटो सेशन बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन कोई मैकेनिज़्म नहीं आया। इसी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो लोग जो मदद करें वो हुकूमत पर एतमाद भी नहीं कर रहे, हुकूमत पर एतबार भी नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान में काम करने वाली NGOs के ज़रिए वो बाकायदा ये काम कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि इमरान खान साहब उन्होंने पहले टेलीथॉन एक ट्रांसमिशन की जिसमें तकरीबन 5 अरब रुपए उन्होंने जमा किए। अब जब 5 अरब रुपए ये जमा हुए, बड़ी पजीराई हुई मुल्क में, मुल्क से बाहर, और उसके बाद अगली टेलीथॉन ट्रांसमिशन रखी गई जो गुज़श्ता रोज़ हुई, उसको बाकायदा तौर पर रोक दिया गया। जिन चैनल्स ने दिखाने की कोशिश की जिसमें सर फहरिस्त बोल टेलीविज़न था, बोल की बंदिश की गई। तमाम जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनको फ़ोन करके जितनी बाकी सोर्सेज से आपके घरों में टेलीविज़न्स पर आता है वहाँ से बंद कर दिया गया बोल। और बोल को ये सज़ा दी गई कि आवाम जो इस वक्त जो कुछ देखना चाहते हैं वो ना उनको दिखाया जाए और अपनी मर्ज़ी के चैनल पर अपनी मर्ज़ी का सच बनाकर वो दिखाया जाए, वो प्रोपेगेंडा और वो झूठ फैलाया जाए जो इस वक्त आवाम जिसको कबूल ही नहीं कर रही। ये इस वक्त इस हुकूमत की भरपूर कोशिश है। लेकिन अवामी पजीराई उसी तरह बोल के साथ है कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त बोल को देख रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानियों का हक है आईनी कानूनी तौर पर कि वो जिस तरह की मालूमात है उस तक रसाई के जितने सोर्सेज हैं वो रियासत उनको, वो हुकूमत उनको प्रोवाइड करे, लेकिन वो नहीं कर रही है। एक जानिब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर वो फैसला मुअत्तल किया गया जो आया और बहाली का नोटिफिकेशन दिया गया कि ये होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद फिर से बोल की नशियात मुल्क के बेशतर हिस्सों में बंद है। और अभी भी बोल बार बार ये कह रहा है कि कम अज़ कम अदालती अहकामात का ख्याल रखते हुए इस हुकूमत को उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने सवाल किया है शहबाज शरीफ से वो बड़ा अहम है। मैं आपको थोड़ा सा दोहराता हूँ, फिर इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। इमरान खान ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा, मेरा शहबाज शरीफ से सवाल है कि क्या आप PTI के खौफ से मीडिया और सहाफ़ियों के खिलाफ धमकियों और तशद्दुद और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात जो है और TV और YouTube से होने वाली मेरी PTI यानी टेलीथॉन की कवरेज को ब्लैकआउट करने की मजमूम हरकत के जिम्मेदार हैं? ये शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं वो। फिर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत PTI की मकबूलियत से खौफजदा है, लेकिन अगर आप हमारे आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार नहीं हैं, आज़ादी सहाफ़त, इजहार ख्याल से मुतालिक वादों की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर कौम को बताना आपकी जिम्मेदारी है कि इन इक़दामात को करने वाला कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। बड़ा जेन्युइन सवाल है जो PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से किया गया है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अगर आपके अहकामात के बिना ये हुआ है तो कौन है कि जिसके ये अहकामात से ये मामला हुआ है। बहरहाल हम इस पर भी बात करते हैं। दूसरा जो इस वक्त इमरान खान के केसेस के हवाले से वो जा रहे हैं मुसलसल
अदालतों में और कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हो रहा हूँ। इमरान खान का ये ख़तरनाक होना उन्हें क्या मकबूलियत के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में इन रहेंगे या आउट हो जाएंगे, उनका ये ख़तरनाक होना। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार मलिहा हाशमी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा आपके वक्त का। मैं दो चीज़ें, एक तो हम क्योंकि बार बार बोल की बंदिश हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं वो गायब कर दिया जा रहा है केबल से, मुख्तलिफ वायर से कि जनाब बोल ना देखा जाए, लेकिन लोग यूट्यूब पे देख भी रहे हैं, पजीराई भी हो रही है। क्या एक टीवी चैनल को बंद कर देने से जो आवाम की आवाज़ हो रहा है, अगर इमरान खान बात करना चाह रहे हैं तो क्या इमरान खान की बात नहीं पहुँचेगी, या उस चैनल को बंद करने से हुकूमत जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेगी कि बिल्ली उसके शिकार नहीं करेगी? ये सोच चल रही है हुकूमत के बड़ों की। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो जितना ज़्यादा आवाज़ को दबाया जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जितना ज़्यादा कर्ब करने की कोशिश की जाएगी, उतना ही ज़्यादा ये अवाम में आवाज़ फैलेगी, रेजोनेट करेगी। फॉर इंस्टेंस, अब हो सकता है कि बहुत से लोग वैसे बोल चैनल का कोई प्रोग्राम 4 बजे, 5 बजे या 7-8 बजे ना भी देखते हों, लेकिन अब चूंकि बंदिश जानबूझकर लगाई जा रही है तो लोग स्पेसिफिकली उस चैनल को यूट्यूब पे जाके सर्च करके देखेंगे कि भाई पता तो चले कि आखिर ऐसी कौन सी तबाहकारी इस चैनल ने मचाई है जिसकी वजह से ये पाबंदी आयद की गई। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आज आप किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में जाके पूछें, गरीब से, अमीर से, मुतवसत तबके से, हर शख्स इस बात की गवाही देगा कि बोल न्यूज़ पर गरीब की आवाज़ उठाई जा रही है। अब इस आवाज़ को बंद कर देना तो कोई वो नहीं उसका। और फिर ये कि इमरान खान साहब को मुदस्सिर जो लोग कल तक ये कहते थे कि आप जलसे कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं, आधा मुल्क, अब 1/3 मुल्क डूबा हुआ है, कुछ खुदा का खौफ कीजिए, सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए। तो जब इमरान खान ने अपने जलसों में भी फंड रेजिंग की अपील की और अब ये दूसरा टेलीथॉन कल उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर किया, तो वही चैनल्स और वही हमारे सहाफ़ी हजरात जो इमरान खान पर तनकीद करते थे कि सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय वो अपने जलसे कर रहे हैं, उन सब ने मिलकर बखुशी इसका बॉयकॉट किया। और जिस तरह से चैनल्स को दबाया गया कि आप ये ना दिखाएं, मुझे आप बताएं कि सैलाब ज़दगान के लिए पहले भी माशाल्लाह 5 अरब रुपए से ज़ायद इकट्ठा हुआ, 2 अरब प्लेज किया गया, 3 अरब रुपए इकट्ठे हुए, जबकि इस दफ़ा 5 अरब रुपए से ज़ायद 5.21 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे हो गए हैं। जो प्लेज की गई अमाउंट उससे ज़्यादा है। अब आप मुझे बताएं कि ये कोई PTI की या इमरान खान की या किसी एक बंदे की सक्सेस तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान में जो मुसीबत ज़्यादा हमारे बहन भाई हैं, ये उनकी इमदाद की जा रही है। और माशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं, जो हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन बाहर बैठे हुए हैं, वो करते हैं। और इससे आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पर ताला लगा दिया। क्या पता कल अगर इस टेलीथॉन को लाइव दिखाया जाता तमाम टीवी चैनल्स पर, तो क्या पता कि घरों में बैठे हुए उन बच्चों के अंदर भी जोश जज्बा पैदा होता। जो पिछली दफ़ा आपने देखा होगा कि पॉकेट मनी बच्चों ने अपनी डोनेट की, इस दफ़ा भी की, 10,000 रुपए एक बच्चे ने पॉकेट मनी दी। तो आई बिलीव कि ये सियासत की नजर कर दिया है। अच्छा मलिहा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ कि बोल टेलीविजन तकरीबन पिछले, जब ये बंदिश से पहले हमने तकरीबन 6 मुख्तलिफ NGOs जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको खुद बुलाया कि आप आएँ। और आपको पता है कि चैनल्स पर तो NGOs के भी नाम नहीं होते, कहते हैं NGO, लेकिन हमारे पास सैलानी था, अलखिदमत था, JDC था, आलमगीर था, और ये सिलसिला हमने आगे पूरा प्लान किया हुआ था कि बोल टेलीविजन को बंद कर दिया जाए। आप जानती हैं कि करोड़ों रुपए का एयर टाइम होता है हमारा। 1 से लेकर 3 बजे दोपहर में हमने टेलीथॉन ट्रांसमिशन की, करोड़ों रुपया, तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपया अभी मुझे बताया गया कि वो बोल टेलीविजन पर बैठकर इन मुख्तलिफ NGOs ने इकट्ठा किया। ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों ने बैठकर वहाँ कॉल्स की। जो आपने अभी बच्चों की बात की, हम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहुत बड़ा एक इदारा है, वहाँ जब आगाज़ हुआ तो 500 रुपए से आगाज़ हुआ कि फ़ोन पे कि जी 500, और हमने उस दिन 7 करोड़ रुपए से ज़ायद इकट्ठे किए। आज फ़ोन उनका आया कि वो जो 7 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ से ज़ायद हमें मिल गए हैं, हमारे अकाउंट में आ गए हैं। तो ये आज उनका ये फ़ोन आया और बताया उन्होंने। तो ये तो एक वो इदारे हैं कि जिनके ज़रिए 2 घंटे की ट्रांसमिशन में, इमरान खान तो एक लीडर हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं,
बाहर बहुत ज़्यादा उनको देखा सुना जाता है। लोग जो सवाल बार बार करते जी 5 अरब कैसे इकट्ठा हो गया, तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ सिर्फ इतनी देर में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चीज़ें हो रही हैं। अब ये जो एक तरफ प्लान हो रहा है, जनाब खान साहब को कहीं ना आने दिए, खान साहब बैठते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये प्लान कौन कर रहा है? ये हुकूमत इस तरह नहीं सोच रही है कि इस तरह से ये कोई 95-96 का दौर तो है नहीं कि जब अखबार बंद कर देंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। वो तो अब बैठे हुए यूट्यूब पे भी देख रहे हैं कि मलिहा क्या गुफ्तगू कर रही हैं बोल टेलीविजन पर। इस चीज़ के इनको नहीं इदराक। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखें, इनको जो भी मशवरे दे रहा है ये इनकी नैया डबो रहा है। जो भी ऐसे मशवरे दे रहा है, करवा रहा है इस तरह के अहकामात पर अमल, ये बिल्कुल अपने ही, दे शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट, अपने अलावा किसी का नुकसान नहीं कर रहे। क्योंकि आप पाकिस्तानी अवाम से आर्टिकल 19 के तहत तो किसी भी सिटीजन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट छीन ही नहीं सकते। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हर बंदे का हक है कि पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, और फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि ये अपनी राय का इजहार कर सके एक शख्स अपनी हुदूदो क़यूद के अंदर रहते हुए। फिर ये कि अगर बोल को बंद करना है या किसी भी चैनल पर बंदिश लगानी है तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप अवाम को एतमाद में लेकर कीजिए ना। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर भी कर दीजिए कि किस जुर्म की पादाश में बंद किया जा रहा है। क्या ये जुर्म है कि व्यूअरशिप माशाल्लाह सबसे ज्यादा हो गई है? क्या ये जुर्म है कि पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ बन रहे हैं? और इमरान खान पर जहाँ तक ये देखें, हमाद अजहर फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ने बड़ी दुरुस्त बात कही, जो मैं उसको बिल्कुल अग्री करती हूँ उस बात से, कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि वो अगर आप एक दफ़ा ले लें तो उसके बाद बहुत देर हो जाती है, फिर अगर उसका रिएक्शन आ जाए तो आप फिर उसको संभाल नहीं पाते। इमरान खान साहब को अगर किसी भी इस तरह के मिस एडवेंचर के तहत कोई गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है या उनको भी उस जेल और काल कोठरी में कैद करने की कोशिश की जाती है जिसमें पाकिस्तान का पैसा चोरी करने वालों को होना चाहिए था, तो देखिए मुदस्सिर, आज आपने जैसे बिल्कुल दुरुस्त मेंशन किया, वो 95, 96, 97 का दौर नहीं रहा कि जहां आप टीवी एकदम से बंद कर दें, अखबारों को बैन कर दें। अब डिजिटल मीडिया का दौर है। अब एक एक सेकंड की रिपोर्ट जाती है, लोग सवाल करते हैं। आज आपके स्कूल में बैठा हुआ बच्चा सवाल करता है कि जो 60 से 70% इस काबीना के लोग जमानतों पर हैं, जिन पर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किए जाने की बजाय इतने बड़े इख्तदार के मसनद पर कैसे बिठा दिया? तो ये एक बड़ा मिस एडवेंचर है जो मीडिया की आज़ादी को कर्ब करने की कोशिश बिल्कुल कर रहा है। अच्छा मलिया, हमारे साथ रहिएगा। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। कुरैशी साहब, -1 इमरान खान को करना चाह रहे हैं, इमरान खान को पैनल दिखा रहे हैं, उनको भी माइनस करना चाह रहे हैं, बोल टेलीविजन को बंद किया जा रहा है, हर जगह बंदिश उसकी भी हो रही है, इमरान खान को बंद करना चाह रहे हैं। किस चीज़ की सजा दोनों को चल रही है? मुतसर पाकिस्तानी अवाम जिस शऊरी बेदारी का इजहार पिछले 4-5 माह से कर रही है, मैं समझता हूँ ये तमाम कोशिशें, तमाम हरबे, तमाम ये साजिशें ये नाकाम होंगी। और हर आने वाला दिन अब ना तो आजादी इजहार को दबाने का और ना ही इमरान खान के हवाले से जो इनकी प्लानिंग है वो कामयाब होगी। बिल्कुल प्लानिंग यही है, बिल्कुल हिकमत अमली यही है, फ्रंट पे भी और हकीकत सीन भी जो कैरेक्टर इस पर मुताबिक है, सबका प्लान यही है कि इमरान खान की अवामी और इमरान खान का 22 लोगों को एक कौम बना देने का ये जो मिशन है, ये आने वाले दिनों में इस एग्जिस्टिंग करप्ट सिस्टम को और इनके बेनिफिशियरी को बहा ले जाएगा। अब उनके पास एक ही हल है, क्योंकि वो जमहूरी अंदाज में मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने बाई इलेक्शन में देख लिया, उन्होंने पिछले 4 महीने में पाकिस्तानी कौम का मिजाज देख लिया, लोगों के जज्बात देख लिए। एक माँ जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज उसकी औलाद होती है, जब अपने बच्चों को लेकर रात के 3 बजे डी चौक पहुंच सकती है और पाकिस्तान भर में, उससे तो बलोचिस्तान हो, वो KPK, पंजाब हो, कश्मीर हो, GB हो, हर जगह लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी फैसला साज ने, किसी ताकत ने
ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये ऑनर है कि ग्रास लेवल से वर्किंग करता हुआ मैं पार्ट ऑफ असेंबली बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आम आदमी इस वक्त जितना इमरान खान के खिलाफ और डिफरेंट उन लोगों के खिलाफ, वो सहाफी हो, वो मीडिया हाउसेज हो, जो लोगों तक हक बात पहुंचा रहे हैं, जो लोगों को जनवन चीजों से आगाह करते हैं, जो लोगों को मैनिपुलेट मालूमात फराहम नहीं कर रहे, मैनिपुलेटेड मालूमात फराहम नहीं कर रहे, लोगों की हमदर्दी उनके साथ है। और ये एक निज़ाम कुदरत है, रूल ऑफ नेचर है कि जब अल्लाह की मखलूक जिस साइड पर होती है, सारी ताकतों को वो बहा दे जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम, ये जो 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 मीडिया के दोस्त हमारे चीजों को बिल्कुल डिफरेंट। नदीम साहब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, अभी की मैं हालिया को बात कर लें, हम भी ज़िमनी इलेक्शन में कवरेज के लिए आपके बल्कि शहर मुल्तान भी गए, लाहौर भी गए, मुख्तलिफ शहरों में, तो अवामी मकबूलियत इमरान खान की बहुत ज़्यादा हो रही है। 2018 से बड़े जलसे कर रहे हैं, हालांकि ये माहौल भी इलेक्शन का नहीं है, उसके बावजूद बड़े जलसे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उस वक्त हुकूमत के अपने सर्वे इस तरह आए हैं कि ये अब ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करवाने पड़े हैं। मेरे ज़फ़र हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ सफ़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब आपके वक्त का। सर, ये इमरान खान की मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद खान साहब खुद कहते हैं बार बार कि माइनस इमरान खान जो है वो उस पर काम फार्मूले पर वो कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान को वाकई माइनस करके पाकिस्तान की सियासत और चीज़ों को चलाया जा सकता है? ये किसको पता है? मुझे कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? वो कह रहे हैं कि उनको पता है, वो बार बार कह रहे हैं। अब दूसरों को कैसे पता होगा? मैंने तो ऐसी चीज किसी से मैंने किसको पता होगा कि ये वाकई सही है कि नहीं? उनको वो लगता है और शायद ठीक लगता होगा, इसलिए वो कह रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं आपको इस पे? सही है? आप क्या, अगर मैं आपसे पूछा आप क्या जवाब देंगे मुझे? सही, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सर, ये जिस किस्म के मुकदमात हैं, चाहे वो ATC के अंदर है कि उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है, तो यहाँ तो आपको याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे एक बड़े लीडर के खिलाफ भी किसी के कत्ल का जो मुकदमा है जिसमें उनकी आयनत के मामलात थे, वहाँ भी फांसी हो गई। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है सर, इस मुल्क में तो डर तो लगा रहता है ना। आपने तो बड़ी तारीख देखी है इस मुल्क में। वो 138 मुल्कों में से हमारा 130 नंबर है जिधर तक जुडिशरी के बारे में, तो रैंकिंग हमारा ऐसा ही है। तो क्या अभी ये तो सालों से पता है हमें ये सब बातें। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल हिलाली साहब है, वो इस वक्त आपको क्या नजर आ रही है? कोई इलेक्शन के मामलात होंगे या इसी तरह से मुकदमात और लोग परेशान ये रहेंगे कि मुल्क में हो क्या रहा है? सबको पता है कि इलेक्शन सबसे अच्छी चीज है। अब वो फैसला करेंगे कि कब होता है इलेक्शन, मिल के करेंगे, बातचीत करके करेंगे, एग्रीमेंट के साथ करेंगे, या खुद, या जो भी है वो खुद करेंगे। ये चीजों का किसको पता है यार? ये तो कब से चल रहा है ये बातें। कुछ लोग कहते हैं कि क्या, कुछ लोग क्या, किसी को पता ही नहीं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद। और ये एक चीज़ जो मैं मलिया आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो हालिया सर्वों की वजह से ये हुआ है, ये सैलाब से नहीं हुआ, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि जो मकबूलियत थी 9 इलेक्शन में, खुद हुकूमत के बड़े करीब जो सहाफ़ी है वो भी इस बात को खुलकर बता रहे हैं कि ये वजूहात थी कि 9 के 9 हल्कों में उन्होंने हार जाना था। जिस ग्राफ पर इमरान खान चल रहे हैं, ये खुद इमरान खान कहते हैं माइनस इमरान खान हो सकता है। तो क्या माइनस हो के ये किस तरह सिस्टम्स को फिर इस तरह से चला पाएंगे? क्या हुकूमत हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार है, उस एजुटेशन के लिए तैयार है, या खुदा न खास्ता इस मुल्क में हो जाए? देखिए मुदस्सिर, वन थिंग फॉर श्योर, लेट्स बी वेरी क्लियर, इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत ख़त्म हो जाती। पाकिस्तान में जो आपकी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, आपकी इवन लोअर मिडिल क्लास और आपकी एलीट जो शुरू से बड़ी इनडिफरेंट रही है पाकिस्तानी सियासत से, भुट्टो के बाद से जिन लोगों ने इंटरेस्ट लूज कर दिया था कि इस मुल्क में कभी भी सियासत में कुछ अच्छा भी हो सकता है,
वो सब लोग इमरान खान के साथ एक बेहतर अच्छी इस्लामी फलाही रियासत के कॉन्सेप्ट पे आके खड़े हो गए। अब दिलचस्प बात यह है कि इसमें लिबरल्स भी शामिल हैं, इसमें कंजर्वेटिव तबका भी शामिल है, सब शामिल है, सब लोग पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं। अब इमरान खान को माइनस करना तो इनके लिए जाहिर है टेक्निकल नॉकआउट में ये जाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे जो अभी तक कर रहे हैं और अभी तक कामयाब नहीं हो सके। अभी भी ये जो 9 के 9 सीटें इन्होंने हारनी थी, ये कोई इमरान खान ने तो बाद में अपने जलसों में कहना शुरू किए, ये नून लीग के अपने MNAs मिनिस्टर्स ये बात कर रहे हैं कि हम इस 9 में से एक भी सीट नहीं जीत सकते थे अगर इमरान खान उम्मीदवार खड़ा हो। आज जो पब्लिक जो सेंटिमेंट चल रहा है, सो लिहाजा इमरान खान को माइनस करने का मतलब इस मुल्क में इंतशार फैलाना है। इस मुल्क में आप अगर अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का नौजवान तबका जो सोचता ही नहीं था कि पाकिस्तान में उसका कोई फ्यूचर है, FSC A लेवल्स तक बच्चे आते थे और वहीं से एडमिशन की तैयारी हो जाती थी कि इंग्लैंड अमेरिका भागना है, जाना नहीं है भागना है। वो बच्चों को आज उन बच्चों को अपना एक मुस्तकबिल नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में भी हम रह के अपना करियर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से कोई लाख इख्तिलाफ कर सकता है। आपको पता है मैं बुज़दार पे सबसे ज़्यादा मैंने तनकीद की, आज भी करती हूँ कि ऐसे तोहफे ना दें आइंदा अगर इनको इक़्तिदार मिलता है, वरना खुद ही मार खाएंगे। जो उन पे तनकीद बनती है गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो अपनी जगह, वो हम हमेशा करते हैं। लेकिन इमरान खान को आप अगर इस तरह से ज़बरदस्ती ज़दोकोब करके, जिस तरह अभी भी आप देखें एक दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है, कोई तो इस तरह तो नहीं हो सकता है। अब अवामी पजीराई के लिए वो शख्स खड़ा होता है, इतने ज़्यादा आपके मुकदमात शायद जो है वो उनकी तादाद कम हो रही है, आवाम की पजीराई ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक चीज़ बार बार पंजाब के हवाले से हो रही है, तो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, खुद हुकूमत का हिस्सा है। कुरैशी साहब मुझे बताएं, वहाँ से फिर कहा जा रहा है कि जनाब इधर उधर लोग हो रहे हैं, पंजाब की तब्दीली हो रही है, परवेज़ इलाही साहब के सितंबर जो है वो शायद कोई सितमगर नहीं ना हो पाए। तो कौन कौन लोग जा रहे हैं सर, और कितने लोग जा रहे हैं आपके फिर से? मुदस्सिर, कोई शख्स नहीं जाना चाहता, लेकिन बाकायदा एक प्लान करके लोगों के जमीन खरीदने की कोशिश की जा रही है। एक चीज आपको अर्ज कर दूं, और मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ये कोई फेक न्यूज नहीं है, इस पे बिल्कुल हकीकत है। कुछ फंसे पर्दा कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लोगों को तरकीबात दे रहे हैं, जो लोगों को उकसा रहे हैं। अच्छा। वो लोग जो किसी भी तरह से कैबिनेट का पार्ट नहीं बन सके, किसी भी वजह से उनको अभी जिम्मेदारी नहीं मिली, चूंकि पंजाब में बाई इलेक्शन थे, पंजाब की कैबिनेट ने एक दूसरे मरहले ने भी हाथ उठाना था, लोगों को डिफरेंट तरकीबात, लालच और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे 100% उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का पंजाब के हवाले से जो डिसीजन था चौधरी परवेज इलाही की सूरत में, वो एक कामयाब तजर्बा साबित होगा। हम ना सिर्फ इंटैक्ट रहेंगे बल्कि हम इन साजिशों का मुकाबला भी करेंगे। सही। देखिए अराकीन असेंबली ने वो सारा माहौल देख लिया है। हम लोग बेसिकली पब्लिक का प्रोडक्ट है। कोई शख्स जब रुकन असेंबली बनता है वो अवामी छल्ली से छनकर सामने आता है, तो वो पार्ट ऑफ द असेंबली बनता है। लोगों को पता है इस बात का कि वो 25 लोग जिन्होंने पहले जमीन फरोशी की, उनके जमीन खरीदे गए, उन्होंने खरीदो फरोख्त की। सिंध हाउस को और पंजाब में लाहौर में जो कुछ हुआ, ये छांगा मांगा पार्ट 4 पार्ट 5 था। और अब जब पाकिस्तान की अवाम ने 17 जुलाई को उनको मुसरत किया, तो लोगों को ये एक खौफ जरूर है कि अगर हमने इस तरह का कोई स्टेप लिया तो हम अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार होंगे। वो 5 लोग पंजाब में जो स्पेशल सीट्स पर थे, खवातीन थी, अकलियती उम्र के हमारे वज़ीर थे, वो आज घर बैठ के कोस रहे हैं अपने आप को भी। और वो 20 अरकान असेंबली जो पब्लिक में गए और उनका भी लोगों ने नोटों का इस्तेमाल किया। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जो शख्स भी ये गेम प्लान बना रहा है, जो शख्स भी ये गेम प्लान फाइनल कर रहा है, जो भी ये हिकमत अमली बना रहा है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सही। पाकिस्तान की अवाम अवामी रद्द अमल तो पिछले 20 के 20 हल्कों में वो नज़र आ गया कि किस तरह से वो है। और लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इतनी हिम्मत कर रहा है तो उसको भी आफरीन है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी का हमारे साथ मौजूद थे। मलिया हाशमी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी जी कुछ और मौज़ूआत पर। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कल का मैच पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान फाइनल तक क्वालिफाई किया है और पाकिस्तान ज़बरदस्त खेल पेश करते हुए एशिया कप का चैंपियन बन जाएगा। लेकिन
जब मैच शुरू हुआ है 10 ओवर्स तक तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये एक वन साइडेड सा मैच होगा और पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पहली 60 बॉलों पे 67 और उसके बाद अगली 60 बॉलों पे 103 रन पाकिस्तान की उसी बॉलिंग ने दिए जिसने पहले आउट किया हुआ था। ये पाकिस्तान की टीम का बहरहाल खासा एक रंग है। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई है तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या और किस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है, और जो पाकिस्तान की टीम में मुसलसल जीतने के बावजूद भी पिछले 3 मैचेस से बार बार कुछ मिडिल ऑर्डर पर तनकीद हो रही है, उस पर भी आज हम बात करेंगे और हार की क्या वजूहात रही हैं और फिर क्या इस टीम के साथ और इस सोच के साथ हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, इस पे बात मौजूद हैं। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो दुबई और शारजा में होने वाला है जो पूरा एशिया कप है उसको कवर कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ ज़ुखरुफ मुमताज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। ज़ुखरुफ आपका भी शुक्रिया। अच्छा, मैं एजाज क्या वजह थी? मैच अच्छा था लेकिन पहला 10 ओवर तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान पूरी तरह हावी हो गया है, फिर अचानक ही पाकिस्तान ना बॉल ठीक हो पा रही है ना कुछ हो रहा है और श्रीलंका बहुत अच्छा खेला। देखिए मुदस्सिर, ये बात तो दुरुस्त है कि श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के सामने वो श्रीलंका जिसको इस एशिया कप के आगाज में कोई फेवरेट ही करार नहीं दे रहा था। पहली नंबर पे इंडिया फेवरेट था, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान इस एशिया कप में फेवरेट था। श्रीलंका ने एक तो बहुत अच्छा खेला है और दूसरा किसी हद तक मुझे लगता है कि कप्तान हमारे इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब आपने श्रीलंका के 5 विकेटें जल्दी गिरा दी थी और उसके बाद पाकिस्तानी टीम की आदत है, ये पुरानी आदत है कि टीम रिलैक्स हो जाती है और उस वक्त फिर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर लग जाते हैं। नवाज जैसा बॉलर जिसने इस एशिया कप में पाकिस्तान को मुश्किल हालात में भी विकेटें दिलाई हैं, उसमें नवाज को सिर्फ 1 ओवर देना कप्तान की तरफ से मुझे इस बात की समझ नहीं है। और दूसरा, हम उस वक्त सरप्राइज हुए मीडिया बॉक्स में बैठे थे जब हसनैन अपने तीसरे ओवर के अंदर तकरीबन 14 रन कंसीड करके जा रहा था, जिसमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल था, उसको फिर आखिरी ओवर दे दिया। तो हम लोग इस बात पे भी सरप्राइज हुए हैं कि अब ठीक है एक्सप्रेस स्पीड के मालिक हैं हसनैन, लेकिन उनको मार पड़ रही है तो उनको क्यों कप्तान ने यूज किया है। ये सिर्फ आज का मैच ना देखें, आप इसी मैच को जोड़ें 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने उस वक्त पे ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट कर दिए थे और फिर पाकिस्तान ने जाकर टारगेट चेज करा दिया था। सो किसी हद तक बाबर जो है वो नए कप्तान हैं, उनको वो हम क्योंकि पाकिस्तानी कप्तानी देख चुके हैं, मिसबाह उल हक की 5-6 साल तक जो कि डोमिनेटिंग कैप्टन थे और वो टैक्टिक्स यूज करते थे बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। सो बाबर को अब दूसरा तीसरा साल है कप्तानी का, सो कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हुई हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर शादाब खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जो उसने 3 कैचेस गिरा दिए हैं। देखें, शादाब पाकिस्तान के नंबर 1 फील्डर हैं और कैचेस तो अर्शदीप से भी गिर गया था और शायद आसिफ अली अगर वहां आउट हो जाते तो पाकिस्तान इंडिया को हरा भी ना सकता। सो कैचेस गिर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फील्डिंग का जो मेयार है उसको भी थोड़ा बैनुल अक़वामी मेयार का उसको ले जाना पड़ेगा। माजी में पाकिस्तान ने जॉन्टी रोड को अपने पास बुलाया था कि पाकिस्तान की थोड़ी फील्डिंग बेहतर हो। आप देखें श्रीलंका वालों ने 3 कैच पकड़े हैं, वो भी उसी तर्ज के कैच थे जो कि पाकिस्तान से ड्रॉप हुए हैं। तो वो दूसरा फील्डर एक फील्डर को आवाज दे देता है। सो कुछ चीजें हैं। सकलैन मुश्ताक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अब जो है ना वो बैक मिरर में देखने का वक्त आ चुका है कि कहाँ गलतियां की हैं, क्योंकि 1 महीने बाद आगे वर्ल्ड कप है। और एक और चीज मैं यहाँ आखिर में मेंशन करूंगा कि पाकिस्तान को अपनी सिलेक्शन भी बेहतर करनी पड़ेगी। आपने मैं ये सिलेक्शन पे थोड़ा सा बात करेंगे, हम हमारे पास टाइम, हम सिलेक्शन पे बात करेंगे इजाज हमारे में, लेकिन मैं कल के मैच के आगे क्या है वो बाद में बात करते हैं। कल के मैच में ज़ुखरुफ आपने भी देखा, पाकिस्तान पहले तो इब्तिदा में ऐसे लग रहा था कि 1 साइडेड मैच है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ से कुछ रंग हो गया। एक तो बॉलिंग पाकिस्तान की अगले 10 ओवर में एक्सपेरिमेंट जिसकी बात एजाज भी कर रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान की बैटिंग में हम ये देख रहे हैं कि जीते ज़रूर हैं हम मैच, बाकी भी पीछे भी, लेकिन उसमें वो बैटिंग का मिडिल ऑर्डर में तो खासतौर पर वो रंग था ही नहीं। बाबर तो चलो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, वो रंग नहीं था जो एक जिम्मेदाराना बैटिंग का होता है T20 में। आपको क्या लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये बस चल चलाओ में काम हो रहा था और दुआओं के जरिए जीत आए हैं, तो फाइनल में दुआएं नहीं कामयाब हो पाई? जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और एजाज वसीम बाकरी को भी अस्सलाम वालेकुम, अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है। जी देखें, ये क्रिकेट जो है ना बड़ी ही क्रूअल किस्म की गेम है। ये सारा साल कम दिन ऐसे आते हैं जिसमें आपको हंसाती है।
मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा बाकरी साहब से। वो ये है कि जब हम किसी भी पिछले टूर्नामेंट की या किसी भी पिछले बड़े इवेंट की एग्जांपल देते हैं तो हम उसमें ये बात कंसिडर नहीं करते कि पाकिस्तान जीत गया था और उसके बाद पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची और नॉकआउट में पहुंची और पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया। देखें, बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े बॉलर से कोई एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाता है। जब वो माइक हसी ने 3-4 छक्के लगाए सईद अजमल को, तो इसका मतलब ये नहीं था कि सईद ने बॉलिंग गंदी की या वहां कप्तानी बुरी हुई। हाँ, कप्तानी में कुछ हिकमत अमली जो है ऊपर नीचे जरूर हो सकती है। पहले जब इफ्तिखार को मैचेस में ओवर नहीं दिया तो हम सब ने बड़ा शोर मचाया कि जी इफ्तिखार को आप एज ऑलराउंडर लेके गए हैं तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट क्यों यूज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम इफ्तिखार को यूज करते हैं तो उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो कप्तान जो कि ग्राउंड में उस वक्त मौजूद होता है, ही नोज बेटर देन एवरीवन जो कि देख रहे होते हैं या कवर कर रहे होते हैं या एनालिस्ट होते हैं या जो भी उस पर अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। हाँ, फ्लॉज जरूर रहे, इसमें कोई ऐसे शक वाली बात नहीं है। एक बात याद रखिए, जहां पे आपको बॉलिंग चेंज करनी चाहिए थी वहां पे आपने गलत चेंजेस कर दी। जहां पे हम बहुत अरसे से एक चीज डिस्कस हो रही है कि फखर की वहां पे क्या पोजीशन है नंबर 3 पे, उसके बाद इफ्तिखार आ रहे हैं, खुशदिल आसिफ एक तरह के बैट्समैन है, किस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं, नंबर पे आप जरूर बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यही सारी लॉट है जो बहुत अरसे से चल रही है और इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मैचेस खेले भी हैं। इंडिया से एक मैच हारे, फिर कम बैक किया, इंडिया से मैच जीत गए, अफगानिस्तान से बड़े क्लोज होकर मैच जीत गए। तो अच्छे मैचेस हमने खेले हैं, लेकिन जहां पे थोड़ा सा सख्त डिसीजन लेना पड़ता है वहां पे हमें थोड़ी सी ऐसी हिकमत अमली लगती है कि जहां पे हम शायद वीक हो गए हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजन ग्राउंड के अंदर नहीं कर पा रहे। इस तरह के 1-2 फ्लॉज हमें जरूर रहे हैं। और एक चीज, अगर बाबर, विराट कोहली या इस तरह का कोई भी बड़ा प्लेयर किसी एक टूर्नामेंट में या किसी एक सीरीज में फ्लॉप हो गया है तो उस पर तो हम खैर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि अगर हम उस पर क्वेश्चन भी करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि बाबर जिस कंसिस्टेंसी के साथ तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहा है, सिंगल हैंडेडली चीजें लेके चल रहा है। इजाज को याद होगा जो यहाँ पे 196 किया टेस्ट मैच में बाबर ने, किस खूबसूरती के साथ वो मैच बचाया, वरना पाकिस्तान वो भी हार जाता। यानी इस लेवल का बाबर का स्किल हो गया है। वो अब जाहिर है अभी फिर हम जब अच्छा एक और भी ना मुझे मेरा इजाज से भी सवाल है और बड़ा मुझे अजीब भी लगता है कि जैसे ही हम कोई बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल या कोई ऐसी चीज हारते हैं तो फिर हमें सारे पुराने खिलाड़ी याद आ जाते हैं। जी फलां को भी लेंगे 11 में ले आओ, फलां को भी बहुत ज्यादा बात हो रही है ना, शुएब मलिक को ले आओ। कोई भी, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा प्लेयर हो। मेरा ख्याल है कि एक मैच की हार के बाद सिर्फ अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए, बजाय ये कि जी वो जो फलां प्लेयर है लाहौर च रहता है जी वो अच्छा खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, सेकंड 11 खेल रहा है जी, फर्स्ट 11 लाओ। इस तरह की मेरा ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट में ना अब आपके यंगस्टर्स ने बड़ा ग्रूम किया है, बड़ा आपको उन्होंने एक जान मारते हुए दिखाई देते हैं। फील्डिंग आपकी बहुत अच्छी हुई है। ये देखे ना, शाहीन गए तो कोई सोच सकता था कि नसीम इस तरह की बॉलिंग करेंगे, लेकिन नसीम ने वो कभी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने बताया दुनिया को कि भाई वो इन स्विंग भी कर सकते हैं, आउट स्विंग भी कर सकते हैं, 145 प्लस भी कर सकते हैं। हसनैन अपना एक्शन ठीक करने के बाद वापस आए तो ठीक हो जाएंगे। हारिस राउफ जिस तरह डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कल आउट किए हैं, इसी तरह नवाज हैं, शादाब हैं, तो ये 6-7 प्लेयर्स के नाम हैं, ये सारे आपके मैच विनर्स हैं। बिल्कुल सही। आप इससे अंदाजा लगाएं मुदस्सिर के पहले मैच में हमारा मैन ऑफ द मैच कौन था, दूसरे मैच में पाकिस्तान जीता उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, किसी में रिजवान हुआ, किसी में शादाब हो गए, किसी में आसिफ ने 8 गेंदों पे 16 कर दिया। तो यानी हर बंदा अपना एक पॉजिटिव देने की कोशिश कर रहा है। बट मैं इसको इस पॉजिटिव नोट से खत्म करूंगा कि कल पाकिस्तान का बैड डे था और बैड डे से आपको सीखना चाहिए ताकि उसकी रिपीटिशन ना हो। उस सीखने के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। इजाज, एक तो जो बात हो ज़ुखरुफ करें, लेकिन सिलेक्शन के हवाले से मेरे लिए बड़ा हैरान होता है कि इफ्तिखार, खुशदिल शाह और आसिफ एक तर्ज के जो बैटर हैं ये खेल रहे होते हैं। क्या इस तरह मिडिल ऑर्डर में ये तीनों एक तरह के होने चाहिए या यहाँ पर किसी और की जगह? और फिर दूसरा जो फ़खर ज़मान है, क्या ओपन होने चाहिए या टीम में नहीं होने चाहिए? बार बार शान मसूद की बात होती है, उन्होंने प्रूव किया PSL में कि वो बहुत अच्छा और हर बॉलर के खिलाफ बहुत अच्छा खेले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि शायद कुछ लोग, और फिर ये बार बार जो इल्ज़ाम लग रहे हैं इजाज़ कि कुछ पसंद बहुत ज़्यादा कप्तान की है, खुद तो बड़े प्लेयर हैं लेकिन वो कहते पसंद के ऊपर बड़ा मामला चल रहे हैं, इस पे बताइए। ठीक है, कल शुएब मलिक ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट पे शुएब मलिक ने कहा था कि जी पसंद नापसंद अगर ऐसे होगी तो फिर अल्लाह ताला नवाजता भी नहीं है, और अगर आप इन चीजों को ठीक करते हो तो अल्लाह ताला आपको नवाजता है। तो मलिक ने इस तरह का एक ट्वीट किया था। सकलैन मुश्ताक को एक जर्नलिस्ट ने वो ट्वीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो ट्वीट पढ़ा गया सकलैन मुश्ताक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
तो उस पर सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं, उन्होंने कहा कि यार हमें तो जो है ना वो दोस्तियां बनानी चाहिए, तो ये फ्रेंडशिप होनी चाहिए, तो आपको जिंदगी में दुश्मन नहीं, आपको हमेशा जो है ना वो दोस्ती बनाने चाहिए। सॉरी जी जी तो ये उन्होंने उसमें मौके पर इख्तियार किया। जहां तक सिलेक्शन की बात है, देखिए एक चीज देखनी पड़ेगी हमें। बाबर आजम नाकाम हुए, उसके ऊपर बात करना गैर मुनासिब है, आपकी एक सीरीज बुरी निकल जाती है। फखर जमान नाकाम हुए, गैर मुनासिब है, एक सीरीज बुरी निकल जाती है। लेकिन एक चीज पाकिस्तान टीम को करनी पड़ेगी और वो है जिद छोड़नी पड़ेगी, और वो जिद ये है कि रिजवान और बाबर ने ही ओपनिंग करनी है। आप फखर जमान को भी जाय कर रहे हैं, आप शान मसूद को भी जाय कर रहे हैं, और शर्जील खान को तो वैसे ही पाकिस्तान की मौजूदा जो बोर्ड की इंतजामिया है वो नहीं आने देती, क्योंकि वो कहते हैं जी टेंटेड प्लेयर है। अगर वो टेंटेड है तो उसको फिर कराची किंग्स में भी ना खेलने दो, उसको निकालो वहां से। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डबल स्टैंडर्ड खत्म करना पड़ेगा, और कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को ये जिद छोड़नी पड़ेगी। या रिजवान को नीचे भेजना पड़ेगा या बाबर को नीचे भेजना पड़ेगा, ताकि फखर जाया होने से बचे। फखर श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचों में देखें कुछ नहीं कर सका है, क्योंकि आपने उसको ओरिजिनल नंबर नहीं दिया हुआ है। और हम जो अपनी ये जो टीम एशिया कप में लेकर आए हैं कि जी हमारे पास T20 वर्ल्ड कप के अंदर रिजवान और बाबर की बहुत शानदार जोड़ी थी। उस 2021 के अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने T20 मैचेस ही कितने खेले हैं? 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने कराची में T20 खेले, और एक हमने लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 खेला। हमने सिर्फ 4 T20 खेले हुए थे, तो हम 2021 का जो है ना वो अपना ग्रुप लेके चल रहे हैं। सो शान मसूद की भी टीम के अंदर जगह बनती है। मैं तो इस हक में हूँ कि शर्जील खान को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं और फखर जमान को भी जाया किया जा रहा है नीचे वाले नंबरों पे। अब आ जाते हैं साहब, एक इजाजत दें तो मैं यहाँ पे एक सवाल कर लूँ आपसे। जी 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 खान साहब। अच्छा बाकी साहब, मेरा इस पे काउंटर क्वेश्चन ये है, जो आपने कहा कि बाबर और रिजवान जो ओपनिंग कर रहे हैं उसमें जिद नहीं पकड़नी चाहिए। बाबर आपको पता है इस पूरे सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, ठीक है उसका बैड डे था, तो फखर ऑलमोस्ट सब मैचेस में पावर प्ले के अंदर ही आया। तो आप उसको अगर एज अ ओपनर भी कंसिडर करें, उसके बावजूद भी फखर परफॉर्म नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है ये चीज फिर वहां पे थोड़ी गलत हो जाती है कि वो प्लेयर जिसको ऑलरेडी कप्तान आपका पहले या दूसरे ओवर में आउट हो रहा है, उसको 4 पावर प्ले के ओवर्स मिल रहे हैं, वो एज अ ओपनर ही वहां पे जा रहा है, 4 ओवर्स आपको दायरे के अंदर भी मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात शायद थोड़ी सी गलत हो जाए। हाँ, ये बात हम इसमें जरूर कर सकते हैं कि फखर को आपने ओपन हैंड देना है। आपने उसको ये नहीं कहना कि भाई तुम नंबर 3 पे शान मसूद की तरह या इफ्तिखार की तरह एंकर रोल प्ले करो। वो एंकर रोल प्ले करने वाला नहीं है भाई, वो प्लेयर है तो मेरे ख्याल में इसीलिए शायद ओपन पे जाके भी ओपन ही भेजा जाता है। ओवर में 3 छक्के लगाए हुए हैं। तो फखर को आपने फ्री हैंड देना, उसके बाद अगर किसी ने एंकर करना है तो वो कर। हाँ साहब, मेरा इसमें आर्गुमेंट ये है कि फखर अगर पावर प्ले के अंदर ही आता है, क्योंकि अर्ली विकेटें बाबर की गिरती रही हैं, तो वो पावर प्ले में ही आता रहे। लेकिन आप देखें कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। सकलैन मुश्ताक ने कल तो बकायदा साथियों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा कि ये मिडिल ऑर्डर के नंबर कौन से हैं, कि मुझे ये नंबर ही बता दें। इसमें सादा सी बात ये है कि पाकिस्तान को नीचे वाले नंबरों के ऊपर या तो रिजवान की सूरत में एक बैट्समैन चाहिए या बाबर आजम की शक्ल में एक बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर को संभाले। दुनिया के जितने टॉप बल्लेबाज हैं, आप टॉप 5 या टॉप 4 बल्लेबाज उठा के देख लें, वो ओपनर नहीं खेलते हैं। आपके पास रेगुलर ओपनर शान मसूद है, आपके पास रेगुलर ओपनर फखर जमान है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक जिद बनाई हुई है कि हम दोनों ने ऊपर खेलना है, वो जिद तर्क करनी पड़ेगी। वो जिद तर्क ना करने का नुकसान आप देख लें कि आपने उठा लिया ये नुकसान। और हमें सिर्फ ये नजर आता है कि टेस्ट मैचेस के अंदर बाबर ओडीआई कर लिया। इसमें एक चीज अगर और ऐड करने, शोकेस गेम है ये, इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें बाकी साहब, अगर मेरी छोटी सी गुजारिश ये भी है, अगर हम इसमें ये देख लें कि जिस तरह अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो क्यों हम नंबर 4 पे शादाब को ट्राई नहीं करते? उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, वो सर्कल के अंदर भी सर्कल के बाहर भी, यानी वो सिंगल को डबल भी कर लेता है, डबल में 3 में भी कन्वर्ट कर सकता है, चौके छक्के भी अच्छे लगा सकता है। उसने ये बताया बैटिंग में भी और बॉलिंग में। तो हम इन्हीं में अपने नंबर्स को शफल करके क्यों बेहतर नहीं कर सकते? 4 पे आप शादाब को खिलाएं, 5 पे आप नवाज को खिलाएं, और अगर कहीं जरूरत पड़ेगी नीचे आपके पास आसिफ या खुशदिल में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, और नीचे जब शाहीन आ जाएंगे तो आपकी प्लेइंग 11 सेट हो जाएगी। ये देखिए, यही बात तो मैं कर रहा हूं कि ये वो जिद है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है, पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुंचा रही है। और आपको भी मालूम है
कि जब पाकिस्तान की टीम, मौजूदा टीम, इंतजामिया या जो थिंक टैंक है या जो कोर ग्रुप है, वो जब कोई एक लाइन पकड़ लेते हैं, चाहे वो लाइन नुकसान भी करती जा रही हो, वो उसी तार के ऊपर तो मेरे ख्याल अब इस लाइन को अब चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो अब आ रहा है। एक महीना वर्ल्ड कप का है, अगले महीने वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान को ये कम अज़ कम एशिया कप से चीज़ें मालूम होगी कि कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं और कहाँ पे बेहतरी है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा एजाज़ वसीम बाकरी, आपका भी, ज़ुखरुफ मुमताज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बहरहाल एशिया कप के फाइनल तक पहुँचा है, बड़ी शानदार खेल के, लेकिन बैड डे और गुड डे होता है। एशिया कप का फाइनल जो है वो श्रीलंका बेहतरीन खेला है और वो डिज़र्व कर रहा था कल का एशिया कप का जो ट्रॉफी है वो जीतना भी। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कराची में पहले बारिश होती, लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन अब जब बारिश हो रही है तो लोगों में खौफ भी एक आ रहा है कि आंधी के साथ जो बारिश हुई है, खुदा न खास्ता फिर से शहर की सूरत हाल वैसी ना हो जाए। बारिश में सूरत हाल क्या है पहले हम जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ हैं और सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे सिंध में बारिशों की और कराची में जो आज हुई हैं बारिश, उससे मुतालिक। मरियम, आगाह कीजिएगा, आप किन इलाकों में बारिश हुई है और क्या सूरत हाल? कराची में 2 दिन से जो है शदीद गर्मी की लहर जो है वो जारी थी और आज होने वाली अचानक से बारिश ने जो है गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है। शहर कायद के तकरीबन तमाम ही इलाकों में जो है गरज चमक और आंधी के साथ जो है वो तेज़ बारिश हुई है और अभी भी जो है वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सदर टाउन की अगर हम बात करें तो सदर टाउन नशीबी इलाकों में जो है वो आता है। कराची के जितने भी ओल्ड सिटी एरिया है, कराची के जितने भी नशीबी इलाके हैं, वहाँ पर जो है पानी इस वक्त खातिर ख्वाह जो है वो है, जिसकी नकासी जो है ताहाल मुमकिन नहीं की गई है। तकरीबन 1-1 फीट पानी जो है सड़कों पर खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें खारा दर की, ओल्ड सिटी एरिया की, मीठा दर की, सदर की, चंद गलियों की, चंद रोड्स की, तो वहाँ की सूरत हाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि पानी जो है जाबदा मौजूद है। और अब चूंकि ऑफिस की टाइमिंग जो है वो ख़त्म होने का वक्त हुआ चाहता है, तो ट्रैफिक की जब रवानगी है वो भी जो है जाबदा पानी खड़ा होने से जो है शदीद मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक हवा का कम दबाव जो कि इस वक्त कराची के जुनूब मशरक में मौजूद है, जिसके सबब आज अचानक से जो है वो बारिश हुई है और कराची में जो 2 दिन से शदीद गर्मी की लहर जो है जारी थी, जिसके सबब नमी के सबब, हवा में होने वाली नमी के सबब जो है वो हवा के कम दबाव का फैलाव जो है। मरियम, मौसमियात की जो बात करें हम वो सरदार सरफराज साहब से ही जान लेते हैं। सरदार साहब की अचानक बारिश क्या है मामला? ये प्रेडिक्शन थी कि ऐसे बारिश हो जाएगी और आगे क्या ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? के मुताबिक अंदरूनी सिंध और जी सरदार साहब। हेलो। जी सरदार। जी, ये देखिए, ये हवा का कम दबाव असल में कराची के इससे काफी दूर नीचे गुजरात के ऊपर मौजूद है और उसका फैलाव यहाँ तक आ रहा था, तो असल में जो हीटिंग हो रही थी और जो मॉइस्चर अवेलेबल था, नमी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वजह से अचानक ये सिलसिला हुआ। सुबह हमने प्रिडिक्शन की थी, कल तो नहीं की थी लेकिन आज सुबह कर दी थी कि दोपहर के बाद हो जाएगी ये इस तरह से थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म के साथ कहीं दरमियानी और किसी जगह पर तेज बारिश। तो तेज एयरपोर्ट के एरिया में ये सब जगहों में तो कहीं हल्की कहीं दरमियानी हुई। तो कल तक है ये सिलसिला जी। इसकी वजह यही है कि वो उसके असरात अभी तक बाकी हैं जो गुजरात पर मौजूद है, हवा का कम दबाव, और एक और कम दबाव जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जैसे हम कहते हैं वो सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है। तो इन दोनों के मिलाप से एक तरह से उसकी एक्सटेंशन या उसका फैलाव हमारे ईस्टर्न सिंध पे आ रहा है, साउथ ईस्ट सिंध पे खासकर ठट्ठा, बदीन और उधर थरपाकर और उमरकोट वगैरह साइड पे, और उसी का एक्सटेंशन कराची तक आया और यहाँ से मॉइस्चर पिक करके उसने इतनी बारिश आज बरसा दी। तो ये सिलसिला मतलब है कि सिर्फ 1-2 दिन का है, और क्या ये थंडरस्टॉर्म की तरह ही कल और अगले आने वाले दिनों में हो सकता है? जी, कल भी हो सकता है, बिल्कुल इम्कान है। कल भी इसी तरह से सुबह के वक्त में तो मौसम हो सकता है खुल जाए और उसके बाद हीटिंग दोबारा होकर आफ्टरनून में फिर बिल्डअप होकर इसी तरह से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है कराची में। तो ये अनयूजुअल है कि मौसम, या ये पोस्ट जो मॉनसून है वो इस किस्म के गैर मामूली नहीं है? नहीं, गैर मामूली नहीं है। आपने देखा होगा जो सितंबर की आउटलुक हमने इशू की थी तो उसमें यही कहा गया था सितंबर के शुरू में, 1 सितंबर को हुई थी या 31 अगस्त को, तो कि जी सितंबर में भी मामूल से कुछ थोड़ी ज्यादा बारिशें हैं। अच्छा। लेकिन उतनी ज्यादा तूफानी नहीं है जैसे कि जुलाई अगस्त में गुजरी है। इनका रेशो ही बहुत ज्यादा होता है मानसून में। सितंबर का रेशो एज कम्पेयर टू जुलाई अगस्त कम होता है, लेकिन फिर भी मामूल से कुछ ज्यादा है इसमें। ये जैसे साउथ ईस्ट सिंध पे चल रही है, ऊपर नॉर्थ में भी चल रही है, वहाँ अच्छी बारिश हो रही है, कश्मीर में, पंजाब में, केपी में और जीबी में।
सही। तो ये जो गर्मी इतनी शिद्दत के साथ हुई है, ये भी मामूल था सितंबर के आगाज़ में जो हम देख रहे थे 2-3 दिन से, तकरीबन 3 दिन बड़ी शदीद गर्मी रही है, तो क्या ये दोबारा से इस तरह का मौसम होगा गर्मी का? देखिए, इसमें यही असल में होता है कि जब कराची और इसका गिरदनवा में नीचे समंदर पे या गुजरात इंडियन जो साइड है उस पर कुछ हवा का दबाव जब कम हो जाता है तो सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है। पिछले 2-3 दिन से सी ब्रीज कट ऑफ रही थी और टेम्परेचर 39 से 40 के दरमियान चला गया था और साथ में नमी 40-50%, और उसकी वजह से जाहिर है बहुत गर्मी और अब्स था। तो उसी ने एक तरह से ये फ्यूल का काम किया इसको, जो आज बारिश होगी उसके लिए। सही। तो अब आगे देखिए वो उस पर डिपेंड करे, यहाँ से डाई आउट होगा या ये कि मूव करके उधर ईस्टवर्ड अगर जाएगा तो फिर गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। लेकिन अगले 2 दिन तक है इसी तरह से, पहला हाफ एटलीस्ट गर्म गुजरेगा और फिर कल से दोबारा से वो बारिश हो सकेगी। बहुत शुक्रिया फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब दोबारा से बारिशों का मामला है और पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो अब हो रही हैं तो लोगों में खौफ हो रहा है सैलाबी सूरत हाल का, खासतौर पर कराची में जो अर्बन फ्लडिंग से डर लग रहा है लोगों को, वो खासा है। अब देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।